Hello students, today we are going to learn about prefix and suffix in Hindi grammar, यानी कि हिंदी के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, किसे कहते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रत्यय हैं जो हिंदी के अंदर हमें सीखने आवश्यक हैं, कौन से ऐसे प्रत्यय हैं जो कौन से ऐसे उपसर्ग हैं जो कि हिंदी के अंदर महत्वपूर्ण है और उन्हें हमें सीखना, उनका प्रयोग करना, उनका अर्थ, ये सब हम आज सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्लास हमारी। तो शुरुआत करेंगे हम उपसर्ग की परिभाषा के साथ। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो सबसे पहले जैसे कि प्रीफिक्स नाम से हमें पता चल रहा है, इंग्लिश में उसको प्रीफिक्स कहते हैं, तो नाम से हमें पता चल रहा है कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर दोनों मिलकर के एक नया शब्द बना देते हैं या उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। पहले जुड़ने का मतलब, जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बोर्ड पे समझाऊं, जैसे मान लीजिए मैंने एक छोटा सा एक शब्द आपके सामने लिखा, कार। ये आपके सामने शब्द है कार, इसके पहले मैंने एक उपसर्ग जोड़ दिया, ये जुड़ गया प्र, और इन दोनों से मिलाकर के क्या बन जाएगा? प्रकार। एक नया ही शब्द बन गया। कार का अर्थ अलग था, प्र का अर्थ अलग था, लेकिन हमें जो नया शब्द मिला वो था प्रकार। तो यानी कि उपसर्ग वो होते हैं जो किसी अर्थपूर्ण, एक चीज ध्यान रखनी है हमें, जो ये शब्द आप यहाँ लेंगे ये भी कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए इस शब्द का। ऐसे कोई भी रैंडमली आप शब्द नहीं ले सकते जिसका कोई अर्थ ही नहीं है पहले से। तो हम ये जो शब्द लेंगे वो भी अर्थपूर्ण होगा, इसका कोई ना कोई मीनिंग होगा। फिर उपसर्ग जोड़ेंगे और जो नया शब्द बनेगा उसका भी कोई ना कोई मतलब या कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, तभी हम उस शब्द को सही शब्द मानेंगे। ऐसे किसी भी शब्द को जोड़ करके आप नया शब्द नहीं बना सकते। तो ये हमने इसकी परिभाषा देख ली, एक छोटा सा उपसर्ग था, उसके माध्यम से हमने नया शब्द बना करके भी देखा। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, पहले मैं एक बार केवल बोल के आपको बता रहा हूँ, लिखने का काम बाद में करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। तो हम बात करें तो 3 तरह की भाषाओं में अलग अलग तरह के उपसर्ग होते हैं। जैसे संस्कृत के अंदर उपसर्ग अलग हैं, उर्दू के उपसर्ग अलग हैं और हिंदी के उपसर्ग अलग हैं। उर्दू के उपसर्ग जो होते हैं वो हमारे यहाँ हम नहीं सीखने वाले, क्योंकि हमारे हिंदी के सिलेबस के अंदर या हिंदी ग्रामर में उनका बहुत ज़्यादा यूज होता नहीं है। आज हम सीखेंगे केवल संस्कृत के उपसर्गों के बारे में और हिंदी के। बेसिकली हम हिंदी पे डिपेंडेंट रहेंगे, हिंदी के उपसर्ग सीखेंगे, लेकिन उपसर्ग पहले जो आप संस्कृत वाले जो हैं उनको एक बार डिस्कस जरूर कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, संस्कृत के अंदर उपसर्गों की संख्या 22 मानी गई है, जिनमें मैं आपको एक बार बोल करके बता देता हूं कौन कौन से उपसर्ग हैं। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नी, अधि, अपि, अति, अभि, प्रति, परि, उप। इस तरह से करके लगभग ये 22 के आसपास हो गए होंगे, आप काउंट कर लीजिएगा। 22 उपसर्ग होते हैं। इन्हीं से मिलते जुलते या इन्हीं से डेरिवेटेड कुछ हिंदी के अंदर भी उपसर्ग हैं, जैसे ए, आपने कभी देखा होगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उपसर्ग का उदाहरण ले लूं हिंदी के अंदर, अन, और इसको मैंने जोड़ दिया सुलझा शब्द से, तो ये क्या बन जाएगा? अनसुलझा। इसी तरह से और अन प्लस जान, क्या नया शब्द बनेगा? अनजान। तो इस तरह से आप देखिए, मैंने एक शब्द लिया यहाँ पे, उसके साथ मैंने कोई उपसर्ग जोड़ा है जिसको हम अन कहते हैं हिंदी में। इसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसका अर्थ होता है। और उसके साथ हमने एक नया शब्द दोनों से जोड़ करके एक नया शब्द बना लिया, जिसका अर्थ उपसर्ग और उस शब्द दोनों को मिला करके दोनों से ही एक अलग अर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से उपसर्ग वे होते हैं जो किसी भी अर्थपूर्ण शब्द से पहले जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं या नया एक
शब्द बना देते हैं जिसका अलग ही अर्थ होता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। टॉपिक डालिए ऊपर की तरफ, उपसर्ग। नीचे लिखेंगे इसकी परिभाषा। वे शब्द जो किसी अर्थपूर्ण शब्द से पहले जुड़कर, जो किसी अर्थपूर्ण शब्द से पहले जुड़कर एक नया शब्द बना देते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि वे शब्द जो किसी अर्थपूर्ण शब्द से पहले जुड़कर, मैंने ये अर्थपूर्ण इसलिए लिखा है कि जो जिस शब्द के साथ आप उपसर्ग जोड़ने जा रहे हैं ना, उसका भी कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। अर्थपूर्ण शब्द से पहले जुड़कर एक नया शब्द बना देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थपूर्ण का मतलब आप ऊपर एक बार देख लीजिए कोने में, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने कोई एक ऐसे ही शब्द ले लिया, शक, ठीक है, और मैंने इसके सामने हिंदी वाला जो अनुपसर्ग है वो जोड़ दिया। अब इससे एक नया शब्द जो आपके सामने बन रहा है वो हो गया अनशक। क्या इसका कोई अर्थ है? क्या बिल्कुल नहीं है। ना इस शक का कोई अर्थ था, ना अनशक का कोई अर्थ बनेगा। तो इस तरह से आप उपसर्ग से कोई भी नया शब्द नहीं बना सकते। यहाँ उपसर्ग तो अपना ठीक था, जैसे हमने यहाँ पहले अभी उदाहरण में अन जोड़ करके देखा था, तो उससे नया शब्द बन रहा था, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा है क्योंकि इसके साथ जो हमने शब्द जोड़ा है उसका कोई अर्थ नहीं है, और जब तक वो अर्थपूर्ण नहीं होगा नया शब्द कभी भी उससे सही नहीं बनेगा। तो ये परिभाषा नोट डाउन करिए। वे शब्द जो किसी अर्थपूर्ण शब्द से पहले जुड़कर एक नया शब्द बना देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब हम देखते हैं हिंदी के जो उपसर्ग हैं वो हमने जैसे अभी आपको बताया था कि संस्कृत के अंदर लगभग 22 उपसर्ग होते हैं, इसी तरह से हिंदी के अंदर हम 20 उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहां एक बार हेडिंग डाल लीजिए उपसर्ग। यहां रहेगा उसका अर्थ, और सबसे कोने में आप लिख लीजिए इससे जो भी नए शब्द बनेंगे वो, जैसे हमने सबसे पहला पढ़ा था, नंबर 1 लगा करके लिखिए अन, जिसका मैंने अभी आपको उदाहरण भी बताया था। अन, जिसका अर्थ होगा बिना। अर्थ जरूर से याद रखें।
अर्थ होगा बिना, और इसका वाक्य में प्रयोग आपने देखा था। वाक्य में प्रयोग से मतलब है शब्द निर्माण। अनबन, अनदेखा, अनसुना, अनजान, अनसुलझा, इस तरह से बहुत सारे हम नए शब्द और भी बना सकते हैं, लेकिन हम 3 से 4 देखेंगे केवल एक शब्द के। अन का अर्थ होता है बिना। अनबन, अनबन का मतलब जिनके बीच बनती नहीं है। अनदेखा, जो हमने देखा नहीं है, बिना देखा। अनसुना, यानी कि बिना सुना, जो हमने सुना नहीं है। अनजान, मतलब हम जिसको जानते नहीं है। अनसुलझा, मतलब जो सुलझा नहीं है या सुलझे बिना। अन का अर्थ होता है बिना, और ये हमने सब देख लिए इससे बनने वाले। सेकंड देखिए, लिखिए एक बार इसको। आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। सेकंड, मैं बार बार ऊपर हेडिंग नहीं लगाऊंगा, आप देखते रहिए। सेकंड है ए उपसर्ग। ए का अर्थ होता है नहीं, नेगेटिव सेंस में होता है। ए का अर्थ होगा नहीं, और इससे बनने वाले शब्द आप लिख सकते हैं एकाज, अहित, अचेत। यानी कि एकाज यानी जो बिना काम का है, काम नहीं। अहित यानी कि किसी का हित नहीं। अचेत मतलब चेतना में नहीं, जिसको चेतना नहीं है, जो अचेत है, बेहोश है। शुरुआत हमने की थी ए और अन के साथ। ये तीसरा उपसर्ग है अध। इसका अर्थ होता है आधा। अध का अर्थ होगा आधा, और इससे बनने वाले नए शब्द आप लिख सकते हैं अध जला, यानी कि आधा जला हुआ। अध पका, आधा पका हुआ। अधमरा, आधा मरा हुआ। ठीक है ना? इन सब का सेंस हो रहा है आधा। कोई आदमी जल गया है, आधा जला है तो अध जला। अध पका, अध मरा, तो ये अध यानी आधा होगा। नेक्स्ट हम ले सकते हैं ऊ। ऊ उपसर्ग होता है हिंदी के अंदर, जिसका अर्थ होता है ऊंचा। ऊ उपसर्ग होगा जिसका अर्थ होगा ऊंचा। इससे नए शब्द आप बना सकते हैं उछालना, उजड़ना, उतारना। ये 3 शब्द हो गए। इससे उससे हम 3 शब्द सीखने की कोशिश करेंगे। नंबर 5 पर आप लिख सकते हैं अधः। हमने अभी जो देखा था वो अध था, इसके सामने विसर्ग है, इसको बोलेंगे अधः। अधः का मतलब होता है, इसका सेंस होता है नीचे की तरफ। इसके वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं आप अधोमुख, अधोगति, और इसके बाद यहां लिख लीजिए अधोगत। देखिए सेंस देखिए इसके। अधोमुख नीचे की तरफ मुख, अधोगति नीचे की तरफ गति, या अधोगत नीचे की तरफ गया हुआ। नीचे के सेंस में होगा अधः। अंतर दोनों में समझे। अध का अर्थ होता है आधा और अधः का अर्थ है नीचे की तरफ। तो हमने देखे अध, ऊ,
अधः, तीनों के अर्थ है, अध का अर्थ होता है आधा, अधः का अर्थ है नीचे, ऊ का अर्थ है ऊंचा, और ये सारे हमने इनसे नए शब्द बना लिए। तो अब तक हमने 5 उपसर्ग कर लिए हैं, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट देखिए नंबर 6, अर्थ भी देखते जाइए साथ में। नंबर 6 पर है भर। भर का अर्थ होता है भरा हुआ, इसका अर्थ होता है भरा हुआ। नए शब्द भर से कौन कौन से बना सकते हैं देखिए। तो आप कई बार कहते हैं, ये शब्द ऐसे हैं जो हम यूज भी करते हैं, भरपेट। जब हम पेट भर के खाना खा लेते हैं तो उसके लिए कहते हैं भरपेट। भरसक, कई बार आपने किसी किसी को शब्द इस्तेमाल करते हुए सुना होगा, भरसक प्रयास किया, मैंने उसे रोकने का भरसक प्रयास किया। भरसक हो गया, भरपेट हो गया। तीसरा आप लिख सकते हैं इसमें भरमार। भरमार का सेंस होता है जब हमारे पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है तो उसके लिए हम कह देते हैं भरमार। तो भरपेट, भरसक, भरमार। नेक्स्ट है नंबर 7, उन। ये एक ऐसा उपसर्ग है जिसको हम डेली लाइफ में क्लास फर्स्ट से, डे 1 से जब हम स्टडी शुरू करते हैं तब से काम में लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ हमें कई बार नहीं पता होता। एक कम, उनका अर्थ होता है एक कम। जैसे अभी आप समझ जाएंगे, नया शब्द देखेंगे तो 39, काउंटिंग हम सीखते हैं ना, उसमें देखते हैं 39, ये शब्द आपने जरूर काम में लिया होगा। 39 यानी कि 40 से एक कम। 29 यानी कि अर्थ क्या हुआ, 30 से एक कम। 19 जो है वो 20 से एक कम के सेंस में हम यूज करते हैं। और भी बहुत सारे आप लिख सकते हैं, 39, 29, 19, 59, 60 से एक कम। ठीक है, 4 खूब हैं। इसके बाद नंबर 8 पे आप लिख लीजिए नी। नी उपसर्ग होता है जिसका अर्थ होता है विपरीत, अपोजिट। इसके नए नए शब्द आप लिख सकते हैं नीचे। निडर यानी कि डर के विपरीत, हम डरते नहीं हैं। निशान, और इसके अलावा निपट। ये 3 शब्द लिख लीजिए। तो हमने देखे भर, ऑन, नी। अभी तक हमने 8 उपसर्ग देखे हैं हिंदी के। वापस से एक बार रिवाइज करें तो एक तो हो गया हमारे सामने ए उपसर्ग, एक हमारे सामने हुआ अनुपसर्ग 2, उसके बाद हमने पढ़ लिया अध, फिर पढ़ा अधः, फिर पढ़ा भर, फिर पढ़ लिया ऊ तो शायद अभी नहीं हुआ है, या हो गया, देखते हैं अभी एक बार। और उसके बाद हमने देख लिया नी और एक उन। तो इस तरह से हमने 8 उपसर्ग हिंदी के पढ़ लिए। नोट डाउन करिए।
लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9 देखिए। अब तक हमने 8 उपसर्ग कर लिए। नंबर 9 आप ले सकते हैं कै या कु। 2 उपसर्ग होते हैं ये, दोनों में से एक को कंसिडर किया जाता है। कै भी होता है और कु भी होता है। दोनों का अर्थ होता है बुरा या कठिन। अभी हम नए शब्द बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके लिए नए शब्द आप बना सकते हैं जोड़ करके कपूत, यानी कि बुरा जो बेटा होता है उसके लिए हम क्या कह देते हैं, कपूत। ठीक है। कुपात्र, कुपात्र, ठीक है। बुरा पात्र जो होता है उसके लिए कह देंगे कुपात्र। कुढंग, जो ढंग का नहीं होता उसके लिए कुढंग कह देंगे। कुचाल, जिसकी चाल अच्छी नहीं है उसके लिए हम कह देंगे कुचाल। ये 4 शब्द लिख लीजिए। ठीक है, 4 बहुत हैं। नंबर 10, इसी तरह से एक होता है से या सु। ये इसका जस्ट उल्टा होता है। कै या कु का जस्ट उल्टा है से या सु। इसमें आप देखिए सपूत यानी कि अच्छा बेटा, सुपुत्र भी कहते हैं, सुपात्र भी आप कह सकते हैं। ठीक है, 3 लिख लीजिए आप अभी के लिए। सुपात्र 3 इसके हो गए। नंबर 11 लिख लीजिए पर। पर तो ऐसा एक उपसर्ग है जिसका हम बहुत डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। इसका अर्थ होता है दूसरा। जैसे नए शब्द बनाओ, परहिते यानी कि दूसरों का हित, पर सुख दूसरों का सुख, पर लाभ दूसरों का लाभ। इसके अलावा परलोक, ये भी एक लिख लीजिए, थोड़ा इजी है, आपको याद रहेगा। ये सारे पर से हम जोड़ करके नए शब्द बना सकते हैं। नोट डाउन करिए। 11 हो गए और हम कम से कम 8 या 9 उपसर्ग और पढ़ेंगे हिंदी के। एक बार इनको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट देखते हैं। जिनको अभी लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वो एक बार वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। 11 हो गए ना। नंबर 12, नंबर 12 में आप शुरू कर दीजिए चौ। इसका अर्थ होता है 4। ये भी हम बहुत से, अच्छा ये मैं बार बार आपको देख लीजिए, ऊपर आपको सबसे पहले जो हेडिंग लगाई थी ना आपने, इधर उपसर्ग है, इसका अर्थ है, फिर इसके साथ नए शब्द जो हैं, तो आप वो उसी में से उसी के नीचे लिखते जाइएगा। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं बार बार नया बोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। चौका 4, चौराहा, जहां 4 रास्ते आकर के मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, चौराहा। चौरंगा, 4 रंग का जो होता है उसको क्या कह देंगे, चौरंगा। चौमुखा, जिसके 4 मुख होंगे उसके लिए क्या कह देंगे, चौमुखा। 3 हो गए। इसके अलावा देखिए नंबर 13 पे तिन, या इससे पहले 2 वाला कर लीजिए, दू। इसका अर्थ क्या होता है, जैसे कि इसके शब्द से ही पता चल रहा है, दू का अर्थ होता है 2। तो दुभात
यानी कि दो तरह का, दुरंगा यानी कि दुभात, दुरंगा यानी कि दो रंग का। कोई भी चीज अगर दो रंग की होगी तो उसके लिए हम कह देंगे दुरंगा। फिर एक और लिख लीजिए, दुनाली। दुनाली, दुनाली का अर्थ है जैसे दो नाली वाली जो बंदूक होती है ना, उसके लिए हम क्या कह देते हैं, दुनाली। तो ये तीन इसके भी हो गए। फिर नंबर 14 पर है ती। ती का अर्थ होता है तीन। ये तीनों एक साथ आप याद रख सकते हैं, दू, ती, चौ, ये सब काउंटिंग में जो हम काम में लेते हैं वो है। तो इसके अंदर है तिरंगा। ये एक उदाहरण तो सभी में आप लिख सकते हैं। देखो, चौरंगा, दुरंगा, तिरंगा। दो रंग वाले को दुरंगा, तीन रंग वाले को तिरंगा, चार रंग वाले को चौरंगा। तिरंगे के बाद तिमाही, 3 महीनों का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कह देते हैं, तिपाही। तो इस तरह से ये 3 वर्ड हमने ती वाले भी लिख लिए। उसके बाद देखिए, इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसका तिपाही का अर्थ किसी को अगर नहीं आता है तो इसका मतलब है, जैसे हम कहते हैं ना चारपाई, जिसके 4 पाए होते हैं। पलंग के लिए हम कह देते हैं चारपाई, इसी तरह से जिसके 3 पाए हों उसको कह देंगे तिपाही। नेक्स्ट है नंबर 15, लिखिए बिन। बिन का अर्थ होता है बिना। नया शब्द इससे बनाएंगे, बिन देखा, जो हमने देखा नहीं है। बिन सुना, बिन देखा, बिन सुना। बिन सुलझा, बिन देखा, बिन सुना, बिन सुलझा, ये 3 हो गए। इसमें आप देखो, बिन, आपने एक चीज नोटिस की होगी, अन जो उपसर्ग है वो और बिन उपसर्ग दोनों के सेम से अर्थ होते हैं और दोनों के शब्दों में प्रयोग, अनदेखा भी कर सकते हो, अनसुना भी कर सकते हो, अनसुलझा भी कर सकते हो, बिन देखा भी कर सकते हो, तो ये दोनों सेम सेम है। उसके बाद नंबर 16, चिर। चिर का अर्थ होता है स्थाई। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, नंबर 16 चिर। चिर जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है स्थाई। स्थाई से ज्यादा अच्छा है एक दूसरा अर्थ याद रखें आप, सदैव रहने वाली कोई चीज है ना, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, चिर, सदैव। जैसे चिरकाल, लंबे समय से जो स्थाई है। चिरंजीवी, आपने कई बार इनविटेशन कार्ड जो होते हैं उनमें देखा होगा चिरंजीवी, यानी कि जो सदैव जीता रहे, चिरंजीवी। चिरस्थाई, चिरस्थाई, ये 3 लिख लीजिए। अब 4 उपसर्ग और रह गए केवल हिंदी के, जल्दी से एक बार नोट डाउन करिए। नेक्स्ट देखिए, नंबर 17 है ना, 16 हो गई ना। नंबर 17 है नंबर 17 में लिख सकते हैं आप, कौन सा रह गया, सह नहीं हुआ है ना, सह। सह का अर्थ होता है साथ में। नए शब्द आप इससे बना सकते हो, सहचर, साथ चलने वाला।
सहचर, सहगामी, साथ गमन करने वाला, और सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। ठीक है ना। फिर आगे देखिए नंबर 18, सव। सव का ये उपसर्ग होता है, इसका अर्थ होगा अपना। जैसे कि स्वदेश, स्वभाव, स्वहित यानी कि अपना हित, स्वभाव, स्वदेश, स्वहित। इसके अलावा एक और कर सकते हैं आप, स्वार्थ। ठीक है, दो बाद में लिख लेंगे, नंबर 19 और नंबर 20। एक बार इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। नेक्स्ट करिए 19 और 20, बस केवल 20 हम पढ़ने वाले हैं। 19 होगा बहु। बहु का अर्थ हो सकता है बहुत भी कह सकते हो आप, ज्यादा भी कह सकते हो, अधिक भी कह सकते हो। When the things more in number, then you can say बहु। अधिक, कोई चीज बहुत ज्यादा संख्या में होती है ना, जैसे नए शब्द आप इससे बनाओ, बहुमत यानी बहुत सारे मत, बहुजन, जन का अर्थ होता है आदमी, बहुत सारे लोग जब वो एक साथ होते हैं तो। बहुदेव, बहुत सारे देवता, बहुमत, बहुजन, बहुदेव। ठीक है ना। नेक्स्ट है नंबर 20 और लास्ट, जो आज हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, लास्ट वाला उपसर्ग, और वो रह गया है औ। औ का अर्थ होता है नीचे या फिर बुरा। आप ऐसा देखेंगे कि कई उपसर्गों के सेम सेम अर्थ हैं। जैसे इससे पहले हमने कै और कू देखा था, उसका अर्थ भी बुरा था, इसका अर्थ भी बुरा एक सेंस में होता है। जैसे अवगुण, आप में कोई बुरा गुण है तो उसके लिए कहेंगे अवगुण। अवसर, थर्ड है अवघट। तो ये तीन तीन लिख लीजिए। इस तरह से करके हमने आज इस क्लास में हिंदी के जो 20 मुख्य उपसर्ग हैं उनके बारे में सीख लिया, उनका अर्थ सीखा, और उनको वाक्य में किस तरह से हम नए शब्द बनाते हैं उनसे मिला करके, तो वो हमने सीख लिया है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।